नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और इस वक्त हम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आकाश लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर से आपसे मुखातिब हैं। अ, आज हम करने वाले हैं, आज जो टॉपिक चल रहा था हमारा उसको आगे बढ़ाने की, आज इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ टॉपिक लिए हैं हमने। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। ठीक है, वंडरफुल लेक्चर है, बहुत इजी है। तो आज का हमारा जो थीम है वो ये है कि बायोलॉजी क्लास 11th नीट चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन का वॉल्यूम 2 आ रहा है। पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उन पर पीडीएफ नोट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर भी हम लाइव प्रोग्राम देते हैं, लाइव लेक्चर देते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, आपके लिए ही है वो सब। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस वंडरफुल लेक्चर की। लेकिन सबसे पहले इसमें हमको देखना ये है कि जो मूत्र निर्माण क्या है, ये कैसे होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे मूत्र निर्माण क्या है, मूत्र निर्माण क्या है, या मूत्र निर्माण किसमें, ह्यूमन में यानी मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाती है मूत्र निर्माण। जो मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जो मूत्र निर्माण होता है उसमें 3 मुख्य क्रियाएं शामिल होती हैं। गुच्छीय निस्पंदन क्या होती है, पहली जो उसमें होती है वह होती है गुच्छीय निस्पंदन। क्या होती है, पहली होती है गुच्छीय निस्पंदन, गुच्छीय निस्पंदन। फिर दूसरी होती है पुनर्अवशोषण। पहले गुच्छीय निस्पंदन होता है, फिर पुनर्अवशोषण होता है, और उसके बाद होता है स्त्रावण, जो वृक्काणुओं के विभिन्न भागों में होता है। जो स्त्रावण की क्रिया होती है वह वृक्काणु जो होते हैं उनमें ये क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए अब आ जाता है मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिकीय गुच्छ जो द्वारा रक्त का निस्पंदन होता है। निस्पंदन होता है रक्त का, ठीक है, किसके द्वारा होता है, केशिकीय गुच्छ द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं, आप इनको याद करते चलिए। जिसमें गुच्छ या गुच्छीय निस्पंदन कहते हैं वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन जो है 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्पंदन होता है। कितने होता है, 1100 से 1200 रक्त का निस्पंदन होता है वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट में। एक मिनट में कितना होता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का स्पंदन होता है, जो कि हृदय द्वारा एक मिनट में निकाले गए रक्त का 1/, यानी 1/3 का जो है वो 5वां भाग होता है, के बराबर होता है। अब आता है गुच्छ की जो कोशिकाओं का रक्तदाब या रुधिर का 3 परतों में निस्पंदन करता है। यह तीनों परतें गुच्छ की रक्त कोशिकाओं की आंतरिक उपकला, जिसे बोमन संपुट की उपकला, तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली, आधार झिल्ली जो होती है जिसे बोमन संपुट या की उपकला कोशिका यानी पदाणु या फिर पोडोसाइट्स कहलाती है, जो कि विशेष प्रकार से विन्यासित होती है। कैसी होती है, एक विशेष प्रकार से वो विन्यासित होती है। ठीक है, जिसमें कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्पंदन खाच या निस्पंदन चित्र यानी स्टिल पोर कहते हैं। इनके द्वारा उसका क्या होता है, निस्पंदन होता है, उसका छनना होता है, वहां से उनका छनना प्रारंभ होता है। निस्पंदन का मतलब होता है छनना, किसी चीज को छानना, यानी
छनना उनका वहाँ से प्रारंभ होता है, निस्पंदन। ठीक है, अब इन झिल्लियों में रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर में के प्लाज्मा की जो प्रोटीनों को छोड़कर प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है वो छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। जो संपुट की गुहा होती है उसमें जाकर क्या हो जाता है, वह इकट्ठा हो जाता है। वहां जाकर वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। संपुट की गुहा में जाकर वह इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परा निस्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, यहाँ पर परा निस्पंदन होता है। क्या होता है यहाँ पर, परा निस्पंदन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है परा निस्पंदन की क्रिया संपन्न, परा निस्पंदन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, परा निस्पंदन कौन सी क्रिया, परा निस्पंदन की क्रिया यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ये वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्पंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्पंदन दर यानी GFR गुच्छीय निस्पंदन दर कहलाती है। क्या कहलाती है, गुच्छीय निस्पंदन दर कहलाती है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। गुच्छीय निस्पंदन, गुच्छीय निस्पंदन क्या कहलाती है भाई, वो गुच्छीय निस्पंदन दर कहलाती है। वह कहलाती है गुच्छीय निस्पंदन दर कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है गुच्छीय निस्पंदन दर। क्या कहलाती है, गुच्छीय निस्पंदन दर कहलाती है, यानी वह GFR कहलाती है, GFR कहलाती है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति की यह दर जो होती है 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है, यानी अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन में 180 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो है परा निस्पंदन यानी जो गुच्छीय निस्पंदन यानी कि इसका सांद्रण जो होता है इसके द्वारा 180 लीटर का प्रतिदिन में होता है। ठीक है, कितने में होता है, प्रतिदिन में इतना निस्पंदन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, चलिए अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर कि इसमें लिखा है कि गुच्छ निस्पंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। यानी कि जो वृक्क होते हैं उनके द्वारा एक ऐसी क्रिया विधि की जाती है, एक ऐसी क्रिया विधि अपनाई जाती है जिससे जो वृक्कों का निस्पंदन दर है वो नियंत्रित या नियमित बनी रहे। ठीक है, गुच्छीय आसान उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न होती है। एक छोटी सी क्रिया विधि क्या होती है, संपन्न होती है। यह विशेष ही संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका की जो कोशिकाओं में जो है वो रूपांतरण से बनता है। गुच्छीय निस्पंदन की दर में गिरावट इन आसान गुच्छ केशिकाओं को रेनिन स्त्रावण को सक्रिय कर देती है। इनमें जो रेनिन का स्त्रावण है उसको बढ़ा देती है, उसको सक्रिय कर देती है। जो रेनिन का स्त्रावण हो रहा है, रेनिन एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्पंदन दर को पुनः सामान्य कर देता है। क्या करता है वो, इसका जो है वो प्रवाह बढ़ाकर निस्पंदन की दर को पुनः से वह क्या कर देता है, उसे सामान्य कर देता है। पुनः से उसकी दर को वह सामान्य कर देता है। ठीक है, चलिए उसकी दर को वह पुनः से सामान्य कर देता है। पुनः से वह सामान्य कर देता है। अब हैगा प्रतिदिन बनने वाले निस्पंदन जो आयतन वो अभी देख लिया है हमने, 180 से लेकर 180 प्रति लीटर से को उत्सर्जित मूत्र यानी 1.5 लीटर, 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% जो निस्पंदित को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। इतने को वृक्क नलिकाओं के द्वारा ही पुनर्अवशोषित किया जाता है। ठीक है, जिन्हें पुनः अवशोषण कहते हैं। ठीक है, ये तो वाली बात है। अब यह कार्य वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिका अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उसमें एक सक्रिय क्रियाविधि होती है, फिर उसके बाद में एक निष्क्रिय क्रियाविधि होती है। ये दोनों क्रिया इसका क्या करती हैं,
इसका संधारण करती है, ठीक है, अलग अलग खंडों में करती हैं निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा। अब उदाहरण के लिए निष्पन्न पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल हैगा, Na यानी सोडियम आयन हैगा इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन या पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है, यानी वृक्काणुओं के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिका निस्पंदन H+ या K+ आयन जो होती हैं और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है, और नलिकाकार जो स्त्रावण भी मूत्र नलिकाओं का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। ये किसको बनाए रखता है? ये अम्ल क्षार संतुलन को यह बनाए रखता है। इसको हमने इतना ही इसमें देखना था। आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा इसमें आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, ये कि जो वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य, अब जो वृक्क नलिका है उसके जो विभिन्न भाग होते हैं उन विभिन्न भागों के हमको कार्य देखना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज के लेक्चर में वो यही है। ये इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए। आज के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो ठीक है, इसको करना है। अब हमें इसमें क्या है कि वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप जरूर देख लीजिए। अब इसमें देखना है समीपस्थ सम्मिलित नलिका, पहली जो इसके विभिन्न वृक्क का पहला भाग जो होता है वो होता है समीपस्थ सम्मिलित नलिका। जो समीपस्थ सम्मिलित नलिका है, अब हमें उसका कार्य देखना है कि वह क्या कार्य करती है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका, यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। इसमें एक क्वेश्चन ये आ गया कि जो ब्रुश बॉर्डर हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? वृक्क में पाए जाते हैं। वृक्क के किस भाग में पाए जाते हैं? वृक्क के समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पाए जाते हैं। जो ब्रुश बॉर्डर होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पाए जाते हैं, जो कि वृक्क का एक भाग है। लगभग ठीक है, क्या होता है? ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती हैं जो पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ा देती हैं। ये पुनर्अवशोषण का जो सतह क्षेत्र होता है उसे बढ़ा देती हैं, उसको क्या कर देती हैं? ये बढ़ा देती हैं, ठीक है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्ट और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निस्पंदन में स्त्रावण और HCO3- का पुनर्अवशोषण करती हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह यहाँ से लगा लीजिए आप, का जो इतना भाग है यह इम्पोर्टेंट है। यानी समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तत्वों के पीएच तथा आसानी संतुलन को इसमें बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निष्पंदन, स्त्रावण और HCO3- आयन का पुनर्अवशोषण करती है। ये कार्य होता है समीपस्थ सम्मिलित नलिका के, ये कार्य होते हैं, ठीक है। ये किसके कार्य होते हैं? समीपस्थ सम्मिलित नलिका के होती हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ, समीपस्थ सम्मिलित नलिका। अब हम देखेंगे आगे की ओर क्या है, आगे की ओर क्या है वो अब हमको देखना है कि समीपस्थ सम्मिलित नलिका के बाद अब क्या है। अब देखते हैं हम, समीपस्थ सम्मिलित नलिका हो गई। Oh my God. चलिए, समीपस्थ सम्मिलित नलिका हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं हेनेले लूप पर। हेनेले लूप पर आ जाती हैं, किस पर आ जाती हैं? हेनेले लूप। अब क्या होता है हेनेले लूप?
देखेंगे अब हम क्या होता है। आरोही भुजा में न्यूनतम जो आरोही भुजा होती है, वृक्क की आरोही भुजा में न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। वृक्क की जो आरोही भुजा होती है उसमें न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। कैसा होता है? न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की जो परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो क्या हैगा, अंतराकाशीय तरल, जो इसके अंदर जो तरल है, अंतराकाशीय जो तरल है उसके परासरण यानी परासरण को नियमित करता है, उसका नियमन करता है, ना उसको कम होने देता है ना उसको ज्यादा होने देता है, उसके परासरण का वह नियमन करता है। किसके? अंतराकाशीय द्रव। इसके अंतर जो द्रव भरा हुआ है हेनले पासा के अंदर, उसका ये क्या करता है? उसका करता है ये परासरण नियमन। ठीक है, कंप्लीट। आगे चलें। तो क्या आएगा? हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम होती है। अब जो हेनले पासा है इसकी जो आरोही भुजा होती है वह जल के लिए पूर्णतः कैसी होती है? अपारगम होती है। पूर्णतः अपारगम होती है। उससे परासरित नहीं हो सकता। ये परासरण में हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसमें परासरित वो नहीं होता, उसमें परासरित वो नहीं हो पाती। ठीक है, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता से या फिर धीरे धीरे पारगम होती है। विद्युत अपघट्ट है, अगर उसमें जल की बजाय वह विद्युत अपघट्ट है, आयन के रूप में है, तो वो धीरे धीरे उसमें से पराश्रित या पारगम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्पंदन को सांद्र कर देती है। अब जो इसमें नीचे की ओर निस्पंदित होता है यानी जो छनकर जो जल या फिर जिसे कहें हम अमोनिया युक्त जो मूत्र होता है वो जाता है इसमें, तो उसको क्या कर देती है ये? और सांद्र कर देती है और उसको गाढ़ा कर देती है। कौन कर देती है? ये हेनले लूप, हेनले पासा की जो आरोही भुजा है, ठीक है, कर देती है। अब सांद्र ऊपर की ओर जाता है। वैसे वैसे विद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने से निस्पंद तनु हो जाता है। अब क्या? लेकिन जब विद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है, जब ये विद्युत अपघट्ट का जब अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है, तो जैसे जैसे सांद्र निस्पंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे जो विद्युत अपघट्ट का मध्यांश में तरल कैसा हो जाता है? तनु हो जाता है। इसमें दो चीजें हैं, उनको याद रखना है। क्या? कि पर विद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्पंद को शांत कर देती है। अब नीचे की ओर जो इसका निस्पंद जाता है उसको शांत कर देती है, लेकिन विद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे ही जो सांद्र निस्पंद, अगर इसमें सांद्र निस्पंद हैगा वो नीचे की ओर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा सॉरी, तो उसको ये क्या कर देगी? तनु कर देगी। ये इसी के कार्य होते हैं, किसके? हेनले पासा के। इनको आप याद रखिए, ये कार्य किसके होती हैं? हेनले पासा के होती हैं। ये डायग्राम पर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं, आप आज भी इसे देख सकते हैं। थोड़ा जूम करेंगे हम आपके लिए। ओ माय गॉड, जूम करने की कोशिश करते हैं, होता है तो। चलिए, जूम हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर, हाँ, ये क्या है? यहाँ पर ये वाला जो भाग है वो समीपस्थ सम्मिलित नलिका का है, और ये वाला जो भाग है वह दूरस्थ सम्मिलित नलिका का है। आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या? हेनले ही पासा आरोही भुजा दिख रही है आपको, जो खड़ी हुई भुजा है वह हेनले पासा है। ये हेनले पासा की आरोही भुजा है। ये यूकार का जो नलिका है वो नेफ्रॉन है, इसमें दिया गया है। अब ये बलकुट होता है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ से इसका निस्पंदन शुरू होता है, यहाँ से होता हुआ इसमें आयन का जो नियमन होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से होता हुआ ये, यहाँ से होता हुआ ये मूत्र ऊपर की ओर जब जाता है, इसका सांद्रण बढ़ता जाता है। ये ऊपर की ओर जाता है और यहाँ जाकर ये यहाँ 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 और यहाँ से इसका संग्राहक नलिका होती है। इस नलिका से जो जल होता है उसका सांद्रण हो जाता है और यह मूत्र जो है वृक्कों से निकल जाता है।
ये वृक्कों से निकल जाता है। ठीक है, तो ये था इसका चित्र। इसको हमको जो करना नहीं है अभी, कुछ इसका विशेष इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब हमको देखना है इसमें दूरस्थ सम्मिलित नलिका, इसका क्या कार्य है हमारे लिए। जो दूरस्थ सम्मिलित नलिका है इसका क्या कार्य है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है दूरस्थ सम्मिलित नलिका का, वो देखेंगे अब हम। जो दूरस्थ सम्मिलित नलिका DCT बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें विशिष्ट परिस्थितियों में जो Na+ विशिष्ट स्थितियों में कर रही है, वैसे नहीं, विशिष्ट स्थितियों में Na+ और जल का कुछ पुनर्अवशोषण इस भाग से भी होता है। वरना इसका जो अवशोषण पुनर्अवशोषण होगा वह तो समीपस्थ कुंडलित नलिका से ही होगा। लेकिन अगर विशिष्ट स्थिति आती हैं, विशिष्ट स्थितियों में Na+ का और जल का कुछ अवशोषण जो पुनर्अवशोषण होता है वो दूरस्थ सम्मिलित नलिका से भी हो जाता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने में के लिए बाइकार्बोनेट का पुनर्अवशोषण एवं H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रावण करती है। ये अमोनिया का चयनात्मक स्त्रावण होती हैं। इसके मुख्य कार्य क्या होती हैं? pH बनाए रखना, pH पोटेशियम और सोडियम का संतुलन बनाए रखना, pH बनाए रखना और बाइकार्बोनेट का पुनर्अवशोषण एवं H+, K+ का अमोनिया का चयनात्मक स्त्रावण करना, ये इसके मुख्य कार्य होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर देखें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके किसके कार्य होगा? ये कार्य हो गए दूरस्थ सम्मिलित नलिका के। अब हम देखेंगे आगे की ओर। ये तो किसके थे? दूरस्थ सम्मिलित नलिका के कार्य थे। अब हमको देखना है किसके कार्य? संग्राहक नलिका, जो कि आखिरी इसका भाग होता है संग्राहक नलिका, उसके कार्य देखना है। अब हमको संग्राहक नलिका में क्या आएगा देखिए। संग्राहक नलिका जो होती है यह लंबी नलिका वृक्क, वहाँ हम देख चुके हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आई थी, ये जो हम दिखा देते हैं अभी दोबारा से। चलिए आपके लिए तो है, ये जो है जो संग्राहक नलिका है इसके बारे में बात चल रही है। ये चौथा भाग इसका जो है वो संग्राहक नलिका है। ठीक है, अब देखेंगे हम संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका यह लंबी नलिका वृक्क के बलकुट के मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित हो जाता है। इस भाग से क्या होता है? जो जल का बहुत बड़ा हिस्सा यानी जल की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ से सांद्रित होती है, यानी कि वह यहाँ से गाढ़ी होती है, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और यह भाग मध्यांश की अंतराकाशी की पारगम्यता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रावण व रक्त में अमोनिया का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी भूमिका को यह अदा करता है। ये इसके मुख्य कारण हो गए। ठीक है, ये इससे क्या हो गए? मुख्य कारण हो गए। तो ये था आज का हमारा ये लेक्चर। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आगे इसे बढ़ाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। वैसे पसंद आने के लिए यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही थी। सबसे बोरिंग जो टॉपिक होते हैं वो पढ़ाई के ही होते हैं, लेकिन इसको आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद। आकर के मिलेंगे अब कल इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी पार्ट का।